तो शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है जीव जगत के वर्गीकरण की नींव किसने रखी थी? तो उनका नाम था अरस्तु। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है द्विनामी नामकरण पद्धति किसने दी? तो उनका नाम था कॉर्लिनियस। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली में कुल कितने किंगडम या जगत माने जाते हैं? तो टोटल जगत है 5। अगला प्रश्न है 5 जगत प्रणाली किसने दी थी? तो उनका नाम है विटेकर। अगला प्रश्न है मोनेरा जगत में कौन से जीव आते हैं? तो इसके अंतर्गत बैक्टीरिया आते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। बैक्टीरिया को मोनेरा में रखा गया है। अगला प्रश्न है यू बैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है? तो इसे हम नील हरित शैवाल कहते हैं। सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कौन आता है? तो इसके अंतर्गत अमीबा आता है। अगला प्रश्न है लाइकेन किसके सहजीवन से बनते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कवक और शैवाल। तो लाइकन जो बनता है उसके अंतर्गत कवक और शैवाल का योगदान होता है। अगला है प्लांटी जगत के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? तो इसके अंतर्गत परपोषी या अपघटक या स्वपोषी या परजीवी, इनमें से जो जीव आते हैं वो है स्वपोषी, क्योंकि प्लांट खुद का भोजन बना सकते हैं इसलिए इनको स्वपोषी कहते हैं। अगला प्रश्न है पादप और जंतु कोशिका के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर है पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन से जीव शामिल है? तो इसके अंतर्गत बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों उपस्थित है। तो मोनेरा जगत में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को रखा गया है। अगला प्रश्न है आर्की बैक्टीरिया किन परिस्थितियों में पाए जाते हैं? तो ये जो मिलते हैं ये मिलते हमको चरम परिस्थितियां जैसे अत्यधिक गर्मी हो वहाँ पर या फिर लवणता हो, तो ऐसी जगहों पर हमें आर्की बैक्टीरिया मिलते हैं। अगला प्रश्न है साइनोबैक्टीरिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया को हम नीला हरित शैवाल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया की कौन सी संरचना गति में सहायक होती है? तो उस संरचना का नाम होता है फ्लैजेला। बी ऑप्शन इसका सही है।
मोनेरा जगत की कोशिकाएं किस प्रकार की होती है? तो ये जो कोशिका होती है वो होती है प्रोकैरियोटिक। अगला प्रश्न है, आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में कौन सा पदार्थ अनुपस्थित होता है? तो इसमें पेप्टिडोग्लाइकन अनुपस्थित होता है। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, मिथेनोजन्स किस प्रकार के आर्की बैक्टीरिया है? तो मिथेनोजन्स जो होते हैं ये जुगाली करने वाले पशुओं के आंत में पाए जाने वाले आर्की बैक्टीरिया होते हैं। अगला प्रश्न है, थर्मो एसिडोफाइल्स किस प्रकार की परिस्थितियों में रहते हैं? तो ये रहते हैं उच्च तापमान और अम्लीय परिस्थितियों में। अगला है, हेलोफाइल्स किस वातावरण में पनपते हैं? तो ये जो बनते हैं ये होता है अत्यधिक खारा वातावरण। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, आर्की बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म क्यों कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है, ये पृथ्वी के आदिकालीन परिस्थितियों से मिलती जुलती परिस्थितियों में जीवित रहते हैं, इसलिए इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न है, यू बैक्टीरिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सच्चे या वास्तविक बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम वास्तविक बैक्टीरिया कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, यू बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो यह बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन से। बी ऑप्शन इसका सही है। नीला हरित शैवाल किस समूह में आते हैं? तो ये यू बैक्टीरिया में आते हैं। कौन सा पिगमेंट साइनोबैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण के लिए पाया जाता है? तो इसके लिए क्लोरोफिल ए, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सी विशेष संरचना होती है? तो इसे हम हेटेरोसिस्ट कहते हैं। हेटेरोसिस्ट जो होता है एक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाएं होती है जिसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले यू बैक्टीरिया का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है राइजोबियम। बी ऑप्शन इसका सही है।
अगला प्रश्न है, रोग पैदा करने वाले यू बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? तो इन्हें हम परजीवी कहते हैं। अगला प्रश्न है, लैक्टोबैसिलस किस उपयोगी प्रक्रिया में सहायक है? तो इसका उपयोग दूध से दही में परिवर्तन के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दूध को दही में बदलना। अगला प्रश्न है, कौन सा यू बैक्टीरिया जैव प्रौद्योगिकी में इंसुलिन उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ई कोलाई। अगला प्रश्न है, साइनोबैक्टीरिया को स्वपोषी क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न है, माइकोप्लाज्मा की कोशिकाओं की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता होती है कोशिका भित्ति का अभाव। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगला प्रश्न है, माइकोप्लाज्मा किस नाम से भी जाने जाते हैं? तो इसका नाम होता है PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अगला प्रश्न है, माइकोप्लाज्मा को आकार की दृष्टि से किस रूप में जाना जाता है? तो माइकोप्लाज्मा जो होती है यह सबसे छोटे स्वतंत्र जीवित जीवाणु होते हैं। तो जो माइकोप्लाज्मा होता है यह सबसे छोटे स्वतंत्र जीवित जीवाणु या सबसे छोटी कोशिका होती है जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। तो माइकोप्लाज्मा जो होती है एक छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकती है। अगला प्रश्न है, माइकोप्लाज्मा किस प्रकार के परपोषी होते हैं? तो ये परजीवी होते हैं। अगला प्रश्न है, माइकोप्लाज्मा मुख्यतः किन अंगों का संक्रमण करते हैं? तो इनके द्वारा श्वसन और मूत्र जनन तंत्र में संक्रमण हो जाता है। तो सही ऑप्शन होगा सी। प्रोटिस्टा जगत के जीव किस प्रकार की कोशिका से बने होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा यूकैरियोटिक। अगला प्रश्न है, प्रोटिस्टा में कौन सा जीव प्रकाश संश्लेषण कर सकता है? तो उसका नाम है यूग्लिना। अगला प्रश्न है, स्लाइम मोल्ड की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा मृत कार्बनिक पदार्थ पर भोजन करना। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, पैरामीशियम किस प्रकार की गति करता है? तो पैरामीशियम जो होता है यह होता है सीलिया द्वारा गति करता है। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, प्रोटिस्टा जगत के जीव सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं ये जलीय
पर्यावरण में मिलते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है, जलीय पर्यावरण। अगला प्रश्न है, क्राइसोफाइट्स को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसका नाम है डाई-एटम या सुनहरे शैवाल। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, क्राइसोफाइट्स की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो इसका सही ऑप्शन है सिलिका। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, डाई-एटमी मृदा किससे बनते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है मृत डाई-एटम सिलिका युक्त कोशिका भित्तियों के अवशेष से। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, डायनोफ्लैजिलेट्स की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो इसका सही ऑप्शन है सेल्यूलोज प्लेट्स से बनी होती है। बी ऑप्शन इसका सही है। डायनोफ्लैजिलेट्स के शरीर में कितने फ्लैजिला पाए जाते हैं? तो 2 पाए जाते हैं। सही। तो प्रश्न है, रेड टाइड या लाल तरंगे घटना किसके कारण होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, गोनाइलेक्स नामक डायनोफ्लैजिलेट के द्वारा। ये क्या होता है? तो आप देख सकते हैं, लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल दिखने लगता है। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जो ये विष है उसके कारण समुद्र में पाए जाने वाली मछलियाँ एवं अन्य जीव जो होते हैं वो मर जाते हैं। इसी को हम कहते हैं रेड टाइड या लाल तरंगे घटना। तो सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, डायनोफ्लैजिलेट्स का प्रमुख रंग द्रव्य कौन सा होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। और इसी के कारण ये पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखाई देते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही है। यूग्लिनॉइड का प्रमुख उदाहरण कौन है या कौन सा है? तो इसका उदाहरण होगा यूग्लिना। यूग्लिना जो होता है ये अधिकांश स्वच्छ जल में मिलते हैं, जिसे हम यूग्लिनॉइड भी कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा यूग्लिना। अगला प्रश्न है, यूग्लिनॉइड किस विशेषता के कारण पादप और जंतु दोनों जैसा व्यवहार करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है बी। ये प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और अंधेरे में परपोषी हो जाते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, यूग्लिनॉइड की कोशिका भित्ति के स्थान पर क्या पाया जाता है? तो इसके स्थान पर हमको पेलिकल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, यूग्लिनॉइड में गति के लिए कौन सी संरचना होती है? तो इसमें संरचना होती है फ्लैजिला। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, औपंक कवक, जिसे हम स्लाइम माउल्स भी कहते हैं, किस प्रकार के पोषण पर निर्भर रहते हैं? तो ये जो होते हैं ये मृतोपजीवी होते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है।
अगला है औपंक कवक की बहुकोशिकीय अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है औपंक कवक के जीवन चक्र में बीजाणु कैसे होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा फ्लैजिला युक्त। अगला प्रश्न है औपंक कवक को किस कारण से प्रोटिस्टा में रखा गया है, ना कि फंगी में या फंजाई में? तो इसका सही ऑप्शन होगा इनके बीजाणु गतिशील होते हैं। बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन के कारण ही इन्हें प्रोटिस्टा में रखा गया है। अगला प्रश्न है औपंक कवक सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? अगला प्रश्न है औपंक कवक सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा नम मिट्टी, सड़ी पत्तियों और लकड़ी पर। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है प्रोटोजोआ किस प्रकार के जीव होते हैं? तो ये जो जीव होते हैं ये होते हैं यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय जंतु जैसे। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्कोडिन प्रोटोजोआ होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए अमीबा, क्योंकि सार्कोडिना किसे कहते हैं हम? तो आप देख सकते हैं जो कुट पादों का उपयोग करके चलते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम सार्कोडिना कहते हैं। अगला प्रश्न है स्पोरोजोआ वर्ग का प्रमुख प्रतिनिधि कौन है जो मलेरिया का कारक है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी प्लाज्मोडियम। और अगला प्रश्न है सीलिएटेड प्रोटोजोआ में गति के लिए कौन सी संरचना होती है? तो इसके लिए जो संरचना होती है उसे हम सीलिया कहते हैं। प्रश्न है प्रोटोजोआ में कुट पादों या स्यूडोपोडिया किस कार्य में सहायक होते हैं? तो ये सहायक होते हैं गति और भोजन दोनों के लिए। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है ट्रिपेनोसोमा किस रोग का कारण बनता है? तो इसका सही आंसर है स्लीपिंग सिकनेस। तो ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ फ्लैजिला के माध्यम से गतिशील होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ट्रिपेनोसोमा। अगला प्रश्न है कवकों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो यह काइटिन की बनी होती है। कवक किस प्रकार के पोषण पर निर्भर होते हैं? तो कवक जो होते हैं वो मृतोपजीवी और परपोषी होते हैं। अगला प्रश्न है ईस्ट किस प्रकार का कवक है? तो यह एक प्रकार का एक कोशिकीय कवक होता है। अगला प्रश्न है लाइकेन या लाइकेन किसके सहजीवन से बनते हैं? तो ये बनते हैं शैवाल और कवक के सहजीवन से। अगला प्रश्न है
प्लाज्मोगेमी किस प्रकार को दर्शाती है? तो यह दर्शाती है दो कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म का संलयन। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, केंद्रक युग्मन में क्या होता है? तो इसमें दो केंद्रकों का संलयन होता है। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मोगेमी और केंद्रक युग्मन के बीच अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसे हम द्विकेंद्रक अवस्था कहते हैं। द्विकेंद्रक अवस्था में कवकों की कोशिका में क्या होता है? तो इसमें जो होता है वो होता है दो अलग अलग केंद्रक होते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवक वर्ग में द्विकेंद्रक अवस्था प्रमुख रूप से देखी जाती है? तो उसका नाम है बेसिडियोमाइसिटिस। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, फाइकोमाइसिटिस कवक सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जल, नम मृदा, सड़ी गली जैविक वस्तु पर। अगला प्रश्न है, फाइकोमाइसिटिस में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो यह होता है चल बीजाणु या अचल बीजाणु द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, युग्मकों की आकारिकी किस प्रकार होता है या किस प्रकार की होती है? तो युग्मकों की जो आकारिकी होती है वो सम युग्मकता या विषम युग्मकी द्वारा होती है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवक फाइकोमाइसिटिस वर्ग का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, म्यूकर। म्यूकर जो होता है, म्यूकर, राइजोपस, एलबुगो, ये सब जो होते हैं ये फाइकोमाइसिटिस वर्ग के उदाहरण हैं। एलबुगो जो होता है वो सरसों पर परजीवी फंजाई है, जबकि राइजोपस रोटी के कवक हैं। अगला प्रश्न है, एस्कोमाइसिटिस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम थैली कवक या सेक फंजाई या बोरी कवक के रूप में भी जानते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, एस्कोमाइसिटिस में अलैंगिक जनन किसके माध्यम से होता है? तो वह होता है कोनिडिया के द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही है। एस्कोमाइसिटिस में लैंगिक बीजाणु को क्या कहा जाता है? तो इसे हम एस्कोस्पोर कहते हैं या एस्कस बीजाणु भी इसे कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, एस्कोस्पोर किस संरचना में उत्पन्न होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा एस्कस बीजाणु। निम्नलिखित में से कौन सा एस्कोमाइसिटिस वर्ग का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, पेनिसिलियम और एस्परजिलस जो होते हैं ये एस्कोमाइसिटिस वर्ग के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एस्कोमाइसिटिस का खाद्य उदाहरण है? तो इसका नाम है मोरेल्स। अगला प्रश्न है, ट्रफल्स किस वर्ग के कवक का उदाहरण है? तो इसके अंतर्गत एस्कोमाइसिटिस का उदाहरण है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलियम किस वर्ग का कवक है और इसका उपयोग किसमें होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, एस्कोमाइसिटिस और एंटीबायोटिक में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है,
मॉरेल्स और ट्रफल्स क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका उपयोग स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एस्कोमाइसिटीज का गैर खाद्य परंतु औषधि उपयोग वाला कवक है? तो इसका सही ऑप्शन होगा पेनिसिलियम। अगला प्रश्न है, बेसिडियोमाइसिटीज में लैंगिक प्रजनन की विशेषता क्या है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बेसिडियो स्पोर का बनना। बी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बेसिडियोमाइसिटीज का खाद्य उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन है मशरूम, एगेरिकस। अगला प्रश्न है, रस्ट और स्मट किस वर्ग के कवक से संबंधित है? तो यह संबंधित है बेसिडियोमाइसिटीज से। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, बेसिडियोमाइसिटीज में वनस्पतिक संरचना कैसी होती है? तो यह होती है मल्टी सेलुलर और सेप्टेट। अगला प्रश्न है, मशरूम किस वर्ग के कवक का उदाहरण है? तो यह है बेसिडियोमाइसिटीज। अगला प्रश्न है, ड्यूटेरोमाइसिटीज को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है अपूर्ण कवक। ड्यूटेरोमाइसिटीज में किस प्रकार का प्रजनन नहीं पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा लैंगिक प्रजनन। अगला है, ड्यूटेरोमाइसिटीज का कौन सा सदस्य पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाने में उपयोगी है? तो उसका नाम है पेनिसिलियम। अगला प्रश्न है, ड्यूटेरोमाइसिटीज में अलैंगिक बीजाणुओं को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कोनिडिया कहते हैं। निम्न में से कौन सा ड्यूटेरोमाइसिटीज का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, कोलीटोट्राइकम। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, ट्राइकोडर्मा किस समूह का उदाहरण है? तो यह है ड्यूटेरोमाइसिटीज का। अगला प्रश्न है, अल्टरनेरिया किस वर्ग के कवक का उदाहरण है? तो यह है ड्यूटेरोमाइसिटीज का। अगला है, पादप जगत में सर्वप्रथम किसका वर्गीकरण किया गया था? तो वह है एल्गी या शैवाल। अगला प्रश्न है, किसे अविकसित स्थल पौधे कहा जाता है? तो उसका नाम है ब्रायोफाइटा। जगत में बीजों का सर्वप्रथम विकास किस समूह में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। अगला प्रश्न है, फूलों वाले पौधे किस समूह में आते हैं? ये आते हैं एंजियोस्पर्म में। अगला प्रश्न है, पादप जगत का कौन सा समूह जल तथा स्थल दोनों में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रायोफाइटा। किस पौधों में संवहनी ऊतक का प्रथम विकास हुआ? तो टेरिडोफाइटा में। अगला प्रश्न है, कौन सा पादप समूह एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रायोफाइटा। पादप जगत का कौन सा समूह बीज नग्न होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म के बीज नग्न होते हैं। कौन सा पौधों का समूह बीज तथा फल दोनों बनाता है? तो उसका सही आंसर होगा
एंजियोस्पर्म। पादप जगत का कौन सा समूह केवल जल में पाया जाता है? ए ऑप्शन इसका सही है, शैवाल। जंतु जगत में सबसे सरल बहुकोशिकीय जीव कौन से हैं? तो इसका सही आंसर होगा पोरीफेरा। जंतु जगत में रीढ़धारी प्राणी किस संघ में आते हैं? कोर्डेटा में। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो इसका नाम है ऑर्थोपोडा। जल संवहन तंत्र किस संघ की विशेषता है? एकाइनोडर्मेटा की। हाइड्रा किस संघ में आता है? तो नाइडेरिया में आता है, या संघ सिलेंट्रेट्रा। जंतु जगत के किस संघ में द्विपार्श्वी सममिति और खंडन दोनों पाए जाते हैं? एनेलिडा में। ऑक्टोपस किस संघ में आता है? यह आता है मोलस्का में। जंतु जगत में रेडियल सममिति किसमें पाई जाती है? नाइडेरिया में। अगला प्रश्न है, फ्लैट वर्म जिन्हें हम चपटे कृमि भी कहते हैं, ये किस संघ में आते हैं? तो ये आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस में। जंतु जगत का कौन सा संघ द्विदलिका के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन होगा मोलस्का। विषाणुओं में किस प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? डीएनए या आरएनए, दोनों में से कोई एक। वायरोइड्स में किस प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ होता है? तो केवल आरएनए। विषाणु किसके बाहर निर्जीव तथा अंदर जीवित की तरह व्यवहार करते हैं? तो होस्ट सेल में। अगला प्रश्न है, वायरोइड्स किसके कारण खोजे गए? तो पादप रोग के कारण। तंबाकू मोजेक वायरस किस प्रकार का विषाणु है? तो यह होता है आरएनए वायरस। वायरोइड्स में प्रोटीन आवरण का अभाव होता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है, तो इन्हें हम नग्न आरएनए कहते हैं। किसने सबसे पहले विषाणु का अस्तित्व सिद्ध किया? तो उनका नाम है इवानोवस्की। अगला प्रश्न है, वायरोइड्स से सबसे पहले पहचानी गई बीमारी कौन सी थी? तो वह थी आलू का कैंसर, जिसे हम पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर कहते हैं, और इसकी खोज टी.ओ. डाइनर ने की थी। अगला प्रश्न है, विषाणु का क्रिस्टलीकरण सबसे पहले किसने किया? तो उनका नाम है स्टानले। अगला प्रश्न है, प्रियोन किस प्रकार के संक्रामक कारक होते हैं? तो ये होते हैं प्रोटीन आधारित। अगला प्रश्न है, प्रियोन मुख्यतः किस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं? तो ये करते हैं न्यूरोलॉजिकल। मनुष्य में प्रियोन से उत्पन्न रोग का एक उदाहरण है, तो इसका जो उदाहरण है
वह है C.R. जेकब। अगला प्रश्न है प्रायन। तो यहाँ पर प्रियोन है। प्रियोन किस विशेषता के कारण अद्वितीय होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, इनमें आनुवांशिक सामग्री नहीं होती है। अगला है प्रियोन द्वारा प्राणियों में आमतौर पर मवेशियों में होने वाला रोग का क्या नाम है? तो इसे हम मैड काउ डिजीज कहते हैं। लाइकेन क्या है? तो कवक और शैवाल का सहजीवी संघ होता है। लाइकेन की परिभाषा में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। यह दो अलग अलग जीवों का सहजीवी रूप है, जिसमें कवक पोषण प्रदान करता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण करता है। लाइकेन किसका सहजीवी संघ है? शैवाल और कवक का। लाइकेन में प्रकाश संश्लेषण कौन करता है? तो शैवाल करता है। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं? तो ये होते हैं वायु प्रदूषण। लाइकेन में कवक को क्या कहा जाता है? तो इसे हम माइकोवायंट कहते हैं। तो ये थे आपके 139 मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।